नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आपका हमारे चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी राजा निर्वंशिया लेके प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य विधा में कहानी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, उसमें जीवन का एक बड़ा सत्य उभर के सामने आता है। इसलिए कई बार कथाकार को जीवन के सत्य को दिखाने के लिए अनेक तरह की संरचना का सहारा लेना होता है। दोस्तों, यह कहानी पढ़ने के बाद आपको हमारे समाज की स्त्री पात्र के छवि का पता चलेगा और यह कहानी आपको बताती है कि हमारा भारतीय समाज किस तरह दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा काफ़ी संपन्न है और तो दूसरा हिस्सा काफ़ी गरीब है। उसे समाज में सरवाइव करने के लिए छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं, जैसे कि कर्ज लेना या किसी खास तरीके से एहसान लेना पड़ता है। यह कहानी इस तरफ इशारा करती है कि जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है वह इन सब समस्याओं के कारण आत्महत्या कर लेता है, जीवन से अपना नाता तोड़ लेता है। दोस्तों, कहानी के कलाकार द्वारा कहानी को कहने की कला भी कहानी को बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि कहानीकार किस तरह कहानी को कहता है और ख़ुद को समाज के बीच ले जाके खड़ा कर देता है। दोस्तों, यह कहानी दो स्तर पर चलती है। एक तरफ कथाकार राजा निर्वंशिया की कहानी सुनाता है और उसके समांतर कहानी के मुख्य पात्र जगपति और चंदा की कहानी चलती है। कहानीकार इस कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता है कि चाहे प्राचीन समाज हो कि स्त्री हो या आधुनिक समाज की स्त्री, उसकी ज़िंदगी में विडंबना हमेशा दुविधापूर्ण रहती है। स्त्री को हमेशा एक तरह से अपना पक्ष रखने के लिए हमेशा प्रमाण देने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, यह कहानी ऐसी कहानी है कि इस कहानी के अंदर एक कहानी है, उसमें 7 घटनाएं हैं। जब तक आप उन 7 घटनाओं को आप बारीकी से नहीं समझेंगे, तब तक आपको राजा निर्वंशिया की कहानी आसानी से समझ नहीं आएगी, क्योंकि कहानी के अंदर वाली जो कहानी में 7 घटना है उसी से राजा निर्वंशिया का संबंध जुड़ा हुआ है। दोस्तों, लेखक ने जो कहानी के अंदर कहानी है उसी कहानी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, जैसे पात्र बदल के, चित्र बदल के नई कहानी की रचना की है, लेकिन दोनों कहानी में समस्या एक जैसी है। दोस्तों, कहानी के पहले हिस्से में यह दिखाने की कोशिश होती है कि जैसे कहानी शुरू हो रही है, कथाकार लिखते हैं कि एक राजा निर्वंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास 4-5 बच्चे मुट्ठी में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरा को चढ़ाने के लिए बड़े उत्साह से बैठे जाते थे। दोस्तों, आगे देखिएगा कि कथाकार लिखते हैं कि एक राजा निर्वंशिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब लोग अपना कामकाज करते थे, कोई दुखी दिखाई नहीं पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी है। राजा राजकाज देखते और सुखी से रानी के साथ महल में रहते। दोस्तों, देखेंगे कि कथाकार बताता है कि किस प्रकार कहानी कही जा रही है और बच्चों को फूल चढ़ाने में उत्साह है। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में एक जगपति नाम का राजा है जिसकी शादी चंदा से होती है। दोस्तों, शादी में ऐसा संजोग बन जाता है कि लड़की के घर वाले लड़की को विदा नहीं करते। जगपति को बिना दुल्हन के बारात लेकर लौटना पड़ता है, तो उसकी माँ गुस्से में कहती है कि वह उस बहू को अपने घर नहीं लेके आएगी, क्योंकि जगपति की चाची इसी बात को लेकर ताने मारती हैं कि बिना दुल्हन के दूल्हा आ गया। 1 साल बाद
लड़की के घर वाले माफ़ी मांगकर चंदा को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों देखेंगे कि कथाकार दोनों कहानी को आपस में कैसे को रिलेट करता है। दोनों कहानी में राजा हैं, दोनों की रानियां सुंदर हैं और दोनों अपनी रानी के साथ खुशी से रहते हैं। आगे अब दूसरी घटना देखते हैं। दोस्तों राजा को आखेट पर जाने का बहुत शौक़ होता है। एक बार वह आखेट पर जाते हैं तो 7 दिनों तक वापस नहीं आते। इस बात से सबसे ज़्यादा रानी को दुख होता है। वह मंत्री को अपने साथ लेकर राजा को ढूंढने के लिए आखेट जाती है। वहाँ रानी जंगल जंगल भटकती है मगर राजा नहीं मिलते। तो रानी वापस महल आती है तो देखती हैं कि राजा महल में आए हुए हैं। उनको देख के बहुत खुश होती हैं। मगर राजा जब रानी को मंत्री के साथ महल में प्रवेश करते हुए देखते हैं तो क्रोधित होते हैं कि आखिर रानी को मंत्री के साथ जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि राजा के मन में रानी के प्रति संदेह का भाव आता है, लेकिन रानी बहुत समझदार और चतुर है, जिससे वह राजा को समझाने में सफल हो जाती हैं कि जंगल में मैं आपको ढूंढने के लिए गई थी और मंत्री मेरी मदद के लिए साथ गए थे। राजा रानी की बात पर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों जिस प्रकार राजा आखेट पर जाते हैं उसी प्रकार जगपति को भी अपने दूर के भाई दयाराम के घर जाना पड़ता है। वहाँ डाका पड़ जाता है तो दयाराम और जगपति दोनों डटकर डाकुओं का मुकाबला करते हैं, जिसमें जगपति को ज़्यादा चोट आ जाती है। वह घायल हो जाता है। जगपति को 4 कोस दूर के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। चंदा को भी सूचित किया जाता है। बाकी रिश्तेदार भी आके मिलके चले जाते हैं। चंदा को जगपति के साथ रहना पड़ता है। वह काफ़ी दुखी होती है क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा और काफ़ी खर्चा लगेगा। दोस्तों यहाँ कहानीकार भारतीय समाज की परिवार की संरचना के कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहते हैं कि एक पत्नी अपने पति का कितना ख्याल करती है और पति भी अपनी पत्नी का कैसे ख्याल करता है। इसी का परिणाम यह होता है कि चंदा को पता चलता है कि उसके पति को काफ़ी महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। उतना पैसा उनके पास नहीं है। उसी अस्पताल में एक बच्चन नाम का कंपाउंडर है जो चंदा पर आकर्षित होकर उसकी मदद करने लगता है। शहर के बाहर से महंगी दवाइयाँ मंगाकर देता है तो जगपति उसकी नीयत को भांप लेता है और चंदा पर नाराज़गी व्यक्त करता है। तो चंदा कहती है उसने बच्चन सिंह को अपने सोने के कड़े दिए हैं, उसी से वह महंगी महंगी दवाइयाँ मंगा के दे रहा है। फिर जगपति को थोड़ी तसल्ली होती है और वह ठीक होकर अस्पताल से घर जाता है। दोस्तों अब आगे तीसरी घटना शुरू होती है कि राजा अपने महल से बाहर निकलते हैं तो उनका सामना एक झाड़ू लगाने वाली महतराइन से होता है, जो राजा को देखते अपना माथा पीटते हुए राजा को कोसती है। दोस्तों यहाँ कहानीकार ने समाज में निसंतान दंपति के बारे में लोगों की सोच को उजागर करने का प्रयास किया है। जिस दंपति की संतान नहीं होती वहाँ पति और पत्नी दोनों को ही सुनना पड़ता है। ऐसा कि आप कहानी में ही देख सकते हैं। महतराइन जब सुबह सुबह राजा को देखती है तो कहती है, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है। ना जाने रोटी भी नसीब होगी या नहीं, ना जाने कौन सी विपत टूट पड़े। दोस्तों यह बात सुन के राजा के दिल को बहुत दुख होता है। वह वापस महल में लौट आता है। दोस्तों राजा यहाँ पे एक संवेदनशील व्यक्ति है। वह उसे कोई सज़ा देने के बजाय मंत्रियों को हुक्म देता है कि उसके घर को अनाज से भर दिया जाए
और सोचता है कि ऐसी बात आखिर इसने मुझे क्यों कही, और खुद राजशाही वस्त्र उतार कर जंगल में चला जाता है। दोस्तों, उसी रात रानी को एक सपना आता है कि उसकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उसकी नींद खुलती है, उसे पता होता है कि राजा महल छोड़ के जा चुके हैं। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ पे कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि एक स्त्री अपने परिवार और पति के प्रति कितनी प्रतिबद्ध होती है। वह मनोकामना को पूरी करने के लिए भटियारिन का भेष बदलकर राजा के सराय में पहुंच जाती है, जहां राजा रुके होते हैं। तो आगे कहानीकार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वह रानी राजा के साथ रुकती हैं या कहाँ जाती हैं, परंतु उसके अगले दिन राजा शहर छोड़कर चले जाते हैं और रानी खुशी खुशी अपने महल लौटती हैं। फिर उसके आगे राजा रानी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। दोस्तों, इसी के समांतर दूसरी कहानी चंदा और जगपति की। वह दोनों भी अस्पताल से घर आ जाते हैं। जगपति के पास कुछ काम नहीं होता, चंदा भी उदास रहती है। इसी बीच बच्चन सिंह कंपाउंडर का भी घर में आना जाना मेल मिलाप बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी बीच एक और छोटी सी घटना घटित होती है। चाची के व्यंग बाण सुनने को मिलते हैं। राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। यह सुनकर जगपति के दिल को ठेस पहुंचती है। वह तिलमिला जाता है, गुस्से में चंदा को उल्टा सीधा बोलता है और यहाँ तक बोल देता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। यह सुनकर चंदा के दिल को बहुत ठेस पहुंचता है। दोस्तों, यह वाक्य एक स्त्री के लिए बहुत ही दर्दनायक होता है कि जब उसका पति कहे तुम्हारे कभी कोई संतान नहीं होगी। दोस्तों, इसका नतीजा यह होता है कि चंदा दुखी रहने लगती है। एक दिन रात को जब जगपति को उस पर प्यार आता है तो वह नींद में चंदा को प्यार से सहलाता है, तो चंदा के सिरहाने सोने के दोनों कड़े मिलते हैं। ये कड़े देखकर जगपति चौंक जाता है, क्योंकि चंदा ने उससे कहा होता है कि उसने दवाइयों के बदले बच्चन सिंह को कड़े दिए हैं। इस झूठ से जगपति के दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन वह चंदा से इस बारे में कुछ नहीं कहता, चुपचाप ये कड़े वापस रख देता है। लेकिन जगपति के मन में बहुत दुख होता है। दोस्तों, जब किसी के मन में कोई शक आ जाता है तो उसके जीवन की स्थिति और दशा बिल्कुल ही बदल जाती है। दोस्तों, जैसे बड़े बड़े हमारे समाज शास्त्री हैं, जब वह समाज की मनोदशा का अध्ययन करते हैं तो वह देखते हैं कि जीवन में एक घटना से ही जीवन की मनोदशा बदल जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार इस कहानी में भी जगपति को कड़ा मिलने से उसके जीवन की दशा बिल्कुल ही बदल जाती है। दोस्तों, तभी बच्चन सिंह का उसके घर में आना जाना बढ़ जाता है, तो जगपति को लगता है कि चंदा और उस कंपाउंडर के बीच जरूर कोई रिश्ता होगा। अब यह सही है या गलत एक अलग बात है, लेकिन जगपति के मन में शक आ ही जाता है। दोस्तों, जब मन में शक आ जाता है तो जीवन की मनोदशा बदलना एक स्वाभाविक है, और उसके साथ ही जगपति को लगता है कि उसे अपने काम धंधे को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए बच्चन सिंह उसके मदद करने को तैयार होता है। जगपति को अच्छे से पता होता है कि वह कर्जा उस व्यक्ति से ले रहा है जिसका संबंध उसकी पत्नी से हो सकता है, और उसकी पत्नी चंदा को भी पता होता है उसका पति उस इंसान से कर्ज ले रहा है जिसकी उसकी पत्नी पर कुछ अलग तरह की निगाह है। दोस्तों, यहाँ कहानीकार पति पत्नी के बीच एक जटिलता संबंध को दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक पति है और पत्नी और साथ ही उसका प्रेमी। दोस्तों, जहाँ पति पत्नी और वो वाली बातें आ जाती हैं, दोस्तों इसके आगे की घटना दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी। यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कहानी अच्छी लगे तो दूसरी वीडियो को अवश्य देखिएगा, और हाँ, लाइक शेयर
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।